एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ बच्चे आरआरबी एंड नॉरसेट 8 की प्रिपरेशन। सो अगर आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिकॉज ऑलरेडी 1920 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। बहुत जल्द हम 2000 क्वेश्चन पूरे करने जा रहे हैं। आज हम कर रहे हैं 1921 क्वेश्चन। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है बच्चे, तो इस नंबर पे आप लोग मेरे से बात करके अच्छे से पढ़ना है आपको डिटेल्ड में। तो अभी हमारा जो पेपर है आरआरबी का बाय फेब्रवरी एंड और मार्च में है, तो 3 मंथ्स अप्रॉक्स आपके पास हैं। तो 3 मंथ्स के मेरे पास 2 आरआरबी के बैचेस मैंने स्टार्ट किए हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की जो फीस रहेगी बच्चे ओनली 1299 फीस रहेगी, और थ्योरी बैच की जो बेसिक से स्टार्ट होने वाला बैच है 3 मंथ्स का, उसकी फीस रहेगी 2299। वन टाइम पेमेंट है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है ये उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है। इसमें हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लस एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, डाउट क्लासेस एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी दोनों बैचेस में, ठीक है। नॉन नर्सिंग की फुल फ्लेज्ड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। थ्योरी बैच जो है वो हम बेसिक से करके सारी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ सारी थ्योरी करने वाले हैं। इसमें भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ, एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं, डाउट क्लासेस हैं, सब चीज़ें आपको इंक्लूडेड मिलेंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे। सो आप कोई भी बैच जो है मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम नॉरसेट 8 के लिए बैचेस प्लीज़ बता दो, तो देखो 4 मंथ्स का और 6 मंथ्स का बैच है मेरे पास, ठीक है। जो 4 मंथ्स का बैच है बच्चे उसकी फीस है 2599, ठीक है। इसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग रहेगा। 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3299। तो आज ही आप लोग जो है मेरे से इस नंबर पे बात करके ज्वाइन कर सकते हो। चलती हूँ अब मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज का पहला, so the nurse assist a client with advanced emphysema to the bathroom. The client become extremely short of breath while returning to the bed. The nurse should, so देखो आप असिस्ट कर रहे हो एक पेशेंट को, ठीक है, उसको एम्फाइसीमा है, ठीक है, आप उसे बाथरूम तक लेके जाने के लिए असिस्ट कर रहे हो। तो देखो सिंपल इन्होंने ये पूछा है कि अब पेशेंट जो है बेड पे दोबारा से आ रहा है और वो एक्सट्रीमली शॉर्टनेस उसको ब्रेथ हो रही है, डिज्निया हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे? Increase his nasal oxygen 6 liters per minute, place him in a lateral Sims position, encourage pursed lip breathing, have him breathe in a paper bag. तो एम्फाइसीमा क्या होता है कि जो आपके एयर सैक्स होते हैं बच्चे, ठीक है, जो एयर सैक्स होते हैं या फिर तो वो रप्चर हो जाते हैं, ठीक है, और डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो एयर सैक्स रप्चर हैं, डैमेज हैं, बुल्ले भी बोलते हैं उसको, ठीक है, कि बाद में वो बुल्ले बन जाते हैं, बुलेक्टमी भी करते हैं इसमें, ठीक है। सो एयर सैक्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं भाई, हमारे जो एल्वेलाइज है, ठीक है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज ना हो कि एल्वेलाई और एयर सैक्स सेम है। तो रप्चर है, डैमेज हो जाता है। तो देखो अब क्या है, अब पेशेंट को इसमें हम क्या कहते हैं कि वो पर्स लिप ब्रीदिंग करे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन देखने को मिलता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, इट इज़ अ टाइप ऑफ सीओपीडी। अगर ये और ब्रोंकाइटिस इकट्ठे हों तो सीओपीडी होता है। सो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड के रिटेंशन को कम करने के लिए हमें पेशेंट को पर्स लिप ब्रीदिंग करानी होती है। पर्स लिप ब्रीदिंग में आप लोग क्या करवाते हो कि पेशेंट को कहते हैं इनहेल फ्रॉम द नोज, नोज से वो इनहेल करे, नोज से इनहेल करने के बाद वो जो अपना एक्सेल है वो कहाँ से करे, माउथ से करे, ठीक है। तो पर्स लिप ब्रीदिंग के लिए आप पेशेंट को इनकरेज करोगे। नेक्स्ट है, ऑन एडमिशन द क्लाइंट हैज अ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पल्मनरी एडिमा, द नर्स प्लेस द क्लाइंट इन अ मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन। तो देखो साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को पल्मनरी एडीमा वाले हैं, मतलब कि पल्मनरी सिस्टम में उसके एडीमा है, तो आप उसको किस पोजीशन में, अप्रोप्रिएट पोजीशन में जो है वो प्लेस करोगे। ऑप्शंस है, हाई फाउलर्स लाइंग ऑन अ लेफ्ट साइड ड्यूरेंट पोजीशन, सुपाइन विद द फीट एलिवेटेड। तो हम हमेशा उसे हाई फाउलर्स पोजीशन में रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हाई फाउलर्स पोजीशन में बच्चे लंग एक्सपेंशन होती है, और लंग एक्सपेंशन क्या करवाती है, पेशेंट को जो सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी उसमें वो उसको हेल्प करेगी। तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, पेशेंट को किस में रखोगे, हम रखेंगे भाई हाई फाउलर्स पोजीशन में। नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद कोलोरेक्टल कैंसर। द नर्स डिटरमाइंड दैट द फर्दर टीचिंग इज नेसेसरी रिलेटेड टू कोलोरेक्टल कैंसर इफ द क्लाइंट आइडेंटिफाई विच आइटम एज एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर। तो देखो
कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में आप पेशेंट को टीच कर रहे हो, तो आपको ये लगा कि अब आपने कुछ ऐसा सुना क्लाइंट से जिससे आपको लगा कि क्लाइंट को अभी और इस चीज़ के बारे में समझाने की ज़रूरत है, जैसे कि यंग एज देन 50 ईयर्स, हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल पॉलिप, हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज। तो देखो इट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर अगर किसी को आईबीडी है, इट इज़ ऑल्सो फैक्टर रिस्क फैक्टर अगर किसी को जेनेटिक और हिस्ट्री है, इट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर अगर उसे पॉलिप बना हुआ है जो कि क्या हो जाए, कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। सो अगर कह रहा है यंगर देन, देखो जो कोलोरेक्टल कैंसर है ना मोस्टली हमें 50 ईयर्स के ऊपर वाले लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो यंग एज में ये बहुत कम रिस्क फैक्टर है कि अगर किसी की यंग एज है तो उसमें देखने को मिलेगा, नहीं, यंग एज में हमें ये नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट है द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज केयरिंग फॉर अ फीमेल क्लाइंट इन एन एडिसन्स क्राइसिस, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट। तो एडिसन्स क्राइसिस वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, तो इनमें से एडिसन क्राइसिस क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो एडिसन क्राइसिस जो है दैट इज अ एडवर्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ एडिसन्स डिसीज, ठीक है। एडिसन्स डिसीज क्या होती है कि कॉर्टिजोल का लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अब क्राइसिस वाला पेशेंट आपके पास आया, इंटरवेंशन क्या करोगे, मॉनिटर द क्लाइंट पोटाशियम एंड सोडियम लेवल, administer methylene prednisolone IV, monitor the client IV infusion site, ask the client that medication she is correctly taking। तो देखो जो प्रीनिस्ड्रॉन टैबलेट है आपको उसी टाइम ही पेशेंट को लगानी होती है। देखो प्रीनिस्ड्रॉन टैबलेट जो है ना, ये आपने सुना भी होगा कि हम इसे देते हैं टू द पेशेंट विद द एडिसन डिसीज, अगर किसी को एडिसन डिसीज है तो उसको भी देते हैं। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है इम्यूनिटी एंड रिड्यूस करता है इनहिबिलेशन को, मतलब इट इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन, ठीक है। तो देखो अब इस पेशेंट में क्या था कि बहुत ज्यादा कॉर्टिजोल, मतलब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जो हार्मोन है आपकी बॉडी का, वो बिल्कुल ही गिर गया है, तो अब उसे हमें आर्टिफिशियली देना पड़ेगा। तो अगर क्राइसिस है तो ऑब्वियसली आप इधर उधर की बातें नहीं करोगे और सीधा उसे यही चीज एडमिनिस्टर कर दोगे आईवी, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, मेडिकेशन है। अगर कॉर्टिजोल का लेवल कम है तो आप उसे बाहर से कॉर्टिजोल दे दोगे, सो विच इज अ मिथलाइन प्रीनिस्ड्रॉन, जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। क्लियर। नेक्स्ट है द क्लाइंट विद द रीनल कैलकुलाई वाज प्रिस्क्राइब एलोप्रिनॉल फॉर अ यूरिक एसिड स्टोन, विच स्टेटमेंट इंडिकेट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द टीचिंग। तो रीनल कैलकुलाई वाला क्लाइंट है, एलोप्रिनॉल ले रहा है, यूरिक एसिड की ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर किसी को यूरिक एसिड इंक्रीज है या फिर किसी को गाउट है या फिर किसी के यूरिक एसिड का स्टोन बना हुआ है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एलोप्रिनॉल, तो इसको भी लिख लेना। तो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को सब कुछ क्या हो गया है, समझ आ गया। आई शुड हैव एटलीस्ट 8 ounce ऑफ मिल्क विद माई पिल्स, आई ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर अ डे, माई जॉइंट्स एक सो आई टेक अ कपल ऑफ एस्पिरिन्स, नो आई रियली एंजॉय अ ग्लास ऑफ वाइन विद माई इवनिंग स्नैक्स। तो देखो अगर एलोप्रिनॉल चलती है ना तो वाइन, अल्कोहल, ये सब चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। सो हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं अगर किसी भी टाइप का स्टोन है भाई कि आप ग्लास पियो पानी के अच्छे खासे, ताकि वो स्टोन जो है बाहर निकले, ठीक है। मिल्क भी नहीं पीना बिकॉज ऑलरेडी यूरिक एसिड इंक्रीज है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है, पेशेंट गाउटी है, तो आप उसे ये नहीं दे सकते। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। अगर पेशेंट ये चीज़ बोलता है, ये स्टेटमेंट बोलता है, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को टीचिंग समझ आ गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा बैचेस का फिर से एक बार रिकैप दे दूं कि आप इस नंबर पे मेरे से बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के 2 बैचेस स्टार्ट हुए हैं जिसमें नॉन नर्सिंग इंक्लूडेड है। सो नर्सिंग में अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस रहेगी 1299, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। और अभी भी अगर आपको ये है कि मुझे पूरे सिलेबस की रिविजन करनी है बेसिक से, तो फीस रहेगी 2299, 3 मंथ्स का वन टाइम फीस है। बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। प्लस आप लोग पूछ रहे थे नॉर्सेट 8 के लिए, तो नॉर्सेट 8 के लिए 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2599 और 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3299। सो आप इस नंबर पे मेरे से बात करके आज ही कॉल या फिर मैसेज पे कोई भी बैच जो है फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ क्या बोल रहा है। द क्लाइंट डायग्नोज्ड विद अ ब्रेन ट्यूमर इज प्रिस्क्राइब आईवी डेक्सामिथाजोन, अ स्टीरॉइड, व्हिच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन। तो डेक्सामिथाजोन जा रही है, ब्रेन ट्यूमर वाला पेशेंट है, तो क्या चीज इंप्लीमेंट करोगे जब ये मेडिसिन लगा रहे हो। एडमिनिस्टर मेडिकेशन विद नॉर्मल सलाइन ओनली, चेक द व्हाइट ब्लड सेल काउंट, डिटरमाइन इफ द क्लाइंट हैज अ ओरल कैंडिडियाज, मॉनिटर द क्लाइंट ग्लूकोज लेवल। तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ जब भी आप किसी को भी स्टीरॉइड, कॉर्टिकोस्टीरॉइड दो, तो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स एक तो आपका बीपी इंक्रीज करते हैं, एक तो आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करते हैं। तो ग्लूकोज लेवल तो आपको मॉनिटर करना ही पड़ेगा अगर आप किसी को स्टीरॉइड दे रहे
रहे हो, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है हाइपरग्लाइसीमिया करवाने की। नेक्स्ट है लॉन्ग बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया भाई, लॉन्ग बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की? फीमर, ह्यूमरस, टिबिया या फिर फिबुला। सो इट्स अ फीमर, जो कि थाई की बोन है आपकी। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है, इफ अ फादर एंड मदर आर पोजेसिंग RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव रिप्रेजेंटिवली, देयर चाइल्ड विल नन हैव द ब्लड ग्रुप। सो अगर एक मदर और फादर का डिफरेंट डिफरेंट RH फैक्टर है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो बच्चा कौन सा होगा? RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, RH न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। सो ऑब्वियसली नन ऑफ दीज, ठीक है। सो इसमें से RH पॉजिटिव RH नेगेटिव का ऐसा कोई भी ऐसा नहीं होता कि 50-50 चांसेस होते हैं। RH नेगेटिव भी हो सकता है, RH पॉजिटिव भी हो सकता है। सो ये आप अपने आप से ऐसे गैस गेम मत खेलना, जो है वही आंसर को टिक करना। नेक्स्ट है, द प्रायर टू एडमिनिस्टर डॉक्सॉक्सिन टू अ क्लाइंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर द नर्स नीड्स टू असेस। तो देखो, अगर किसी को डिजॉक्सिन चल रही है, ठीक है, डिजॉक्सिन इज अ क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जो कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो नर्स क्या चीज असेस करेगी? रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट, रेडियल पल्स 1 मिनट, रेडियल पल्स 2 मिनट, एपिकल पल्स फॉर 1 मिनट। तो डिजॉक्सिन बच्चे क्या करवाती है? आपकी ब्रेडिकार्डिया कॉज कराती है, ठीक है। तो आपको हमेशा जो है पल्स रेट देखनी होती है, एपिकल पल्स रेट 1 मिनट के लिए, क्योंकि अगर पेशेंट पहले ही ब्रेडिकार्डिया में होगा तो आप उसे डिजॉक्सिन नहीं दे सकते, बिकॉज अगर आपने ब्रेडिकार्डिक पेशेंट को डिजॉक्सिन दे दी तो और ज़्यादा पल्स रेट गिर जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जब भी डिजॉक्सिन देनी है या फिर एट्रोपिन देनी है तो आपको पल्स चेक करनी ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स सस्पेक्टेड दैट द एयर एम्बोलिज्म हैज अकर्ड व्हेन द क्लाइंट CVPC कैथेटर डिस्कनेक्ट फ्रॉम द IV ट्यूबिंग, द नर्स इमीडिएटली प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। तो नर्स देखती है कि एयर एम्बोलिज्म बना है, पेशेंट के CVC कैथेटर जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, तो अब आप उसे कौन सी इमीडिएटली पोजीशन दे दोगे? फाउलर्स पोजीशन दोगे, ट्रेंडलबर्ग, डीरेंट या पोजीशन, या फिर लेटरल रिकम्बेंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है कि कहाँ लिखना है भाई? कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन सी पोजीशन आप पेशेंट को देने वाले हो। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था वो था ये कि कौन से क्रचेस आप यूज करोगे अगर किसी की सिंगल लेग एम्प्यूटेट हुई है। तो बहुत से बच्चों ने गलत लिखा है। सो बच्चे 4 पॉइंट गेट जो है आप देते हो। देखो, एक लेग एम्प्यूटेट हो गई है तो जो एक लेग का भार है वो आपको 4 डिफरेंट पॉइंट्स के साथ डिस्पर्स करके देना पड़ेगा। तो इन गेट्स को पढ़ो, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक अच्छा सा इसका रिकैप लो ताकि आपको समझ आए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो में क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को रेगुलरली 12:30 क्वेश्चंस के लिए। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं RRB का इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैच, नॉन नर्सिंग इंक्लूडेड रहेगा, 3 मंथ्स का, फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, दोनों की 1 टाइम पेमेंट है। नॉर्सेट 8 के लिए भी 2 बैचेस हैं, 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के। डिले मत करो आप लोगों के, बस अब नेक्स्ट ईयर अगर आपको जॉब लेनी है तो दिस इज द हाई टाइम कि आप इस चीज़ों के लिए जाओ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।